हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के मतलब क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 स्टार्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग योर बुक। आपका बुक क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। परिचय परिचय है कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी सूझबूझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। इसी की शुरुआत हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ कथा का बात हो रहा है तो ये कथा मत समझ लीजिएगा। कथा मतलब वहां की हिस्ट्री, इतिहास को बताएंगे। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस प्रकार निपटती है। इन घटनाओं से हमें यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर विचार विमर्श कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। हमने क्लास 9th में लोकतांत्रिक के बारे में पढ़ा था। ये तो आपको याद है, लोकतांत्रिक जो आज से 100 साल पहले सारी दुनिया जो जिस समस्या से जूझ रही थी, लड़ रही थी, वो एक ही समस्या था। वो समस्या था लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा सत्ता, ठीक है, जहां सभी लोगों को बराबर हक मिले। आज से 100 साल पहले लोग इसी समस्याओं के लिए लड़ रहे थे, लोकतांत्रिक के लिए। तो पिछले जो 9th क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा वहां पे आज हम लोग जो वहां पे समझे लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र के सत्ता के साझेदारी के बारे में समझेंगे। अगर हम आपको छोटा सा उदाहरण दे देते हैं इंडिया का, तो लोकतंत्र में डायरेक्ट केंद्र जो राज करती है, ठीक है, केंद्र जो है सेंट्रल वो राज करती है, लेकिन यहाँ पे सत्ता बटा हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक अलग वर्क है, अलग काम है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, एमएलए भी हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ तक कि आपका वार्ड सदस्य, मुखिया, हर छोटे छोटे स्थिति में ये बटा हुआ है। ऐसा क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले 2 कहानी हम लोगों को पढ़ना है। जैसे पहला कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग योर बुक। आपका बुक बोलता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है। अगर इसका एरिया का बात करें तो हमारे हरियाणा राज्य के एरिया से भी कम है। फिर बोलता है इसी में कि इसकी सीमाएं का बात करें, इसका सीमा, तो इसका सीमा है नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती है। ये 3 देश से उसकी सीमा अटैच है। अगर आबादी की बात करते हैं तो बोलता है कि इसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। अगर आबादी की बात करते हैं तो आपको बता दें कि बेल्जियम की आबादी कितनी है, 1 करोड़ के लगभग है। फिर बोलता है कि यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, यानी हमारे
देश का जो राज्य है हरियाणा, उससे आधी आबादी है कहां का? बेल्जियम का। अब सोचिए इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। एक छोटा सा देश है और इसका जातीय बनावट जो है ना वो बहुत ही जटिल है। अगर बात करते हैं देश की कुल आबादी का लगभग, पूरा आबादी का लगभग 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है। 59% हिस्सा किस इलाके में रहता है? तो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। और कौन सी भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि बेल्जियम के 59% लोग जो है वो डच भाषी हैं, डच भाषा बोलते हैं। किस हिस्से में रहते हैं? तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ठीक है। बाकी 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। 40% लोग कहां रहते हैं? तो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेल्जियम के कितना प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषी हैं, तो आप सटीक सा आंसर दे सकते हैं 40% लोग हैं। कितने परसेंट लोग हैं? 40% लोग हैं। फिर इसी में अगर आपका आगे की हम बात कर देते हैं, बाकी 40% लोग वेलियम क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग, कितने? 1% लोग जर्मन बोलते हैं। कितने फीसदी? 1% लोग जर्मन भाषी हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में रहने वाले 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। लगा, लेकिन जो राजधानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो राजधानी के अंदर रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, वहां के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। कितने बोलते हैं? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। और राजधानी में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। समझ गए ना? तो बोलता है इसी में कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर और समृद्ध रहे हैं। बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाली डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। इसके चलते 1950 में, कितना? 1950 और 1960 के दशकों में डच और फ्रेंच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ गया। ठीक है, ये दो भाषी लोगों के बीच में क्या बढ़ गया? तनाव बढ़ गया। किस लिए? क्योंकि किसी को आपको बता दें, डच भाषी फ्रेंच भाषी लोगों को कुछ अधिकार ज्यादा मिल गया, डच भाषी लोगों को कुछ अधिकार कम मिल गया। जब दोनों के बीच में अगर अधिकार की बात होने लगा तो कहीं ना कहीं तनाव हो जाता है। जैसे अगर हम अपने देश से आपको समझाने की कोशिश करें तो अक्सर यहाँ आरक्षण के लेके एक विवाद उठता है। जिन्हें आरक्षण मिलता है वो क्या कहते हैं कि आरक्षण हमारे देश के लिए अच्छा है, ताकि गरीब और कमजोर लोग जो है वो क्या हो सके, आगे निकल सके। लेकिन जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है वो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। ठीक वहां भी ये दो समुदाय के बीच ऐसे ही कहानी थी। आगे क्या बोलता है आपके बुक से सुनिए। इस आपसी जो है नाराजगी एक दोनों के बीच हो गया तो 1950 और 1960 के दशकों में डच और फ्रेंच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था और इन दोनों समुदाय के बीच तनाव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, राजधानी में दिखा। यह एक विशेष प्रकार की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन समृद्धि और धन के मामले में कमजोर और अल्पसंख्यक में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। क्या था यहां पे आपको दिखाया क्या ब्रुसेल्स में कि जनसंख्या डच बोलने वाला भाषा के लोग जो है उस संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, लेकिन समृद्ध और धन के मामले में जो कमजोर और अल्पसंख्यक थे। ठीक है, डच भाषा अधिक था बोलने वाला, लेकिन क्या था, समृद्धि और हर जगह मतलब कि उनकी भाषा फीसदी अधिक थी, संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी वो समृद्ध नहीं थे। मतलब कि
एजुकेटेड नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे, सिंपल भाषा में। ठीक है, इस स्थिति को समझने के लिए एक और देश का जिक्र हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या है कि आइए इस स्थिति की तुलनात्मक एक और वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका कहां पे है? यह तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दक्षिण तट के। ठीक है, आगे बोलता है इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। अगर बात करें श्रीलंका की आबादी कितना है, तो लगभग 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 2 करोड़ है यानी हरियाणा के बराबर है। हमारे देश के राज्य हरियाणा के बराबर है इसकी आबादी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की भांति श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका, आप जानते हैं दक्षिण एशिया में हर देश में कई तरह की जातियां के लोग रहते हैं, तो श्रीलंका में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह और सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के 74% है। किनकी आबादी 74% है? तो आपको बता दे सिंहलियों की आबादी कितनी फीसदी है? पूरी संख्या के 74% है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसके बाद अगर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल आबादी के 18% है। फर्स्ट में सिंहलियों की आबादी है जो 74% है। ठीक है, सेकेंड में तमिल की आती है, तो तमिल की आबादी जो है कुल संख्या के 18% है। तमिल में भी 2 वर्ग है। वहां पे तमिल में 2 वर्ग थे। श्रीलंकाई मूल तमिल जो वहीं के लोग थे वो 13% थे, और बाकी 5% हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी तमिल औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए वहां पे किए हुए थे। क्या करने? काम करने के लिए। तो जो भारत से लाए गए लोगों की संतान है, जो मौजूद में श्रीलंका में रहती है। ठीक है, जो काम करने के लिए श्रीलंका गए हुए थे बगानों में और वहीं बस गए, तो वो हिंदुस्तानी थे। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान से रहने वाले तमिल थे। इसीलिए 5% जो है, टोटल 18% हुआ ना तमिल, तो उसमें से 5% हिंदुस्तान द्वारा जो वहां गए और वहीं रह गए, बस गए, वे लोग थे। अब अगर हम बात करते हैं आगे, श्रीलंका की कुल आबादी में ईसाई की हिस्सा भी है। कितना? 7%। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ईसाई धर्म भी मानने वाले हैं 7%। जो दोनों भाषा बोलते हैं वो तमिल भी बोलते हैं और सिंहली भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। बोलता है अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बहुसंख्यक के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं जबरन थोप सकते थे। इसके उनके बीच की लड़ाई और भी बढ़ सकती थी। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका सिंहली आबादी का बहुमत था और वे मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब दोनों क्या था कि जहां पे अगर आप बहुसंख्यक के बात पे अगर चलता, तो श्रीलंका में आपका सिंहली की आबादी ज्यादा था, वहां पे आपका बेल्जियम में डच भाषी। तो ये लोग क्या करते? अपनी मनमानी से देश को चलाते, और वहां अपनी मनमानी से अगर देश को चलाते तो क्या होता? देश विखंडित हो जाता, टूट जाता। इसे बांधने की जरूरत थी, तोड़ने की नहीं। अगर हम बात करते हैं अपने देश का एग्जाम्पल आपको देते हैं, बड़ा अच्छा हुआ कि हमारा देश का संविधान ऐसा नहीं है। क्या है हमारा देश में? आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू की बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बोलता है
कि पहले हमारा देश है, बाद में हमारा धर्म है। पहले आप इंडियन हो, उसके बाद आप जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है इसके बाद है। पहले क्या है? पहले हमारा देश है, इससे पहले आप क्या है ये मायने नहीं रखता है। तो ये था आपका समझने बेल्जियम और श्रीलंका की इतिहास। अगर हम आगे क्या बोलता है आपका बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोलता है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद सन 1948, याद रखिएगा कब हम बात किए हैं, सन 1948 यानी 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। कब बना? 1948 में बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत अनेक कदम उठाए। 1956 में एक कानून के तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में सरकार द्वारा बौद्ध मत संरक्षण का बढ़ावा देने का भी प्रावधान भी किया गया। एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगने लगा कि बौद्ध धर्म वाली लंबी सिंहलियों की नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी संस्कृति और भाषा को लेकर असंवेदनशील हो। उन्हें लगा कि संविधान तथा सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों पर फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके हित की अनदेखी हो रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध आपस में बिगड़ते हुए गए। श्रीलंका तमिल ने अपनी राजनीति पार्टियों बनाकर तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर जबरदस्त संघर्ष किया, परंतु लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक गठन बन चुके हैं। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच परस्पर अविश्वास ने बड़े टकराव के रूप धारण किया है। यह टकराव कहलाया गृह युद्ध में। फलस्वरूप दोनों पक्ष हजारों लोग मारे गए। उनके परिणाम अपने मुल्क के भाग कर शरण बता दे रहे हैं। श्रीलंका की कहानी अगर हम सिंपल में बात करते हैं तो वहां पे सिंहली भाषा के लोगों को अधिक महत्व दिया गया और बाद में जो तमिल भाषा के जिन्हें लगा कि उन्हें किसी तरह से कोई सत्ता में या सरकारी फायदे में किसी तरह के उन्हें फायदा नहीं हो रहा है और इसी के वजह से दोनों के बीच टकराव बढ़ जाता है। टकराव अधिक बढ़ जाता है जब दो समुदायों के बीच तो आपसी युद्ध स्टार्ट होता है, जिसको बोला जाता है गृह युद्ध। यानी कि घर के अंदर ही चार भाई था, जिसको आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। चार भाइयों की कहानी कि अगर चार भाइयों की कहानी का बात हम इसलिए भी किए हैं कि चार भाई आपस में एक में है, उनकी बंटवारा अगर चारों भाई को पिताजी अलग अलग नजरिया से देखेंगे तो उन चारों भाइयों के बीच क्या हो जाएगी, टकराव हो जाएगी, आपसी मतभेद हो जाएगा। इसीलिए सब भाई को इक्वल राइट दिया जाता है, इक्वल जमीन दिया जाता है, हर कुछ दिया जाता है ताकि उनके बीच लड़ाई ना हो। यहां आपने देखा कि सिंहली भाषा को अधिक महत्व दिया गया, राज्य भाषा घोषित कर दिया गया, नौकरियों में सरकारी संस्थाओं में सबसे ज्यादा उसी चीज को वैल्यू दिया गया। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि एक के तरफ तो अन्याय हो रहा है और एक के तरफ न्याय हो रहा है।
तो इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गया, सिहली और तामिल के बीच में मतभेद हो गया और अंत में गृह युद्ध का रूप ले लिया। आगे क्या होता है सो हम लोग देखते हैं कि गृह युद्ध के बाद क्या होता है। बेल्जियम की साझेदारी की बात करते हैं। अगर कहां की, बेल्जियम की, ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों के सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किया। क्या से 1970 से लेके 1993 के बीच संविधान में कितने संशोधन किए गए, 4 संशोधन। और 4 संशोधन क्या है सो मैं आपको बताता हूं। पहला यह है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब बोला गया पहला में कि भैया केंद्र में डच भाषी भी, ठीक है, डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों की मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। नए कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समुदाय के संसद का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले पाएंगे। ये कोई कानून बनेगा तब जब दोनों समुदाय के लोग उसको सपोर्ट करेंगे, तब आप कानून बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। दूसरा इसमें बदलाव क्या लाया गया सो मैं आपको पढ़ के बतलाता हूं। अकॉर्डिंग योर बुक, क्या केंद्र सरकार की लगभग सभी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार की सुपुर्द कर दी गई, यानी कि अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। अब बोला गया कि भैया राज्य सरकार अपने राज्य को विस्तार करे, अपने राज्य को जैसे चलाना है वैसे चलाए, वो केंद्र के अधीन कार्य नहीं करेगा। वाह रे वाह, क्या कानून है। आगे क्या है से सुनिए ध्यान से। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। दोनों तरफ से स्वीकार। अब यहां भी कि जो केंद्र में होगा वो दोनों भाषा बराबर होगा, तो एक दूसरे की जब भाषा बराबर, प्रतिनिधित्व बराबर होंगे दोनों भाषा का, तो इसलिए दोनों तरफ से ये कानून को स्वीकार किया गया। थर्ड में बोला गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरी स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव समान भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हैं, इस समुदाय के सरकार को चुनते हैं और ये संस्कृत, शिक्षा, भाषा जैसे मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार। तीसरा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त तीसरा सरकार भी वहां काम करती है, जो आपका ये दोनों भाषा फ्रेंच और डच से अलग है। जहां कुछ लोग फ्रेंच, डच और भी अलग भाषा का यूज करते हैं, जो बोलते हैं, उनके लिए ये नीति लाया गया। ठीक है, जर्मन, ये सारे जो डच भी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, सारा भाषा बोल रहे हैं, उसके लिए नीति था कि एक तीसरे सरकार वो अपने भी बात, तो वहां तो एक फ्रेंच, डच के लिए एक विशेष प्रतिनिधित्व कार्य कर रहा है और फ्रेंच के लिए भी एक विशेष प्रतिनिधित्व, लेकिन जो नॉर्मल सभी भाषा बोल रहे हैं, कुछ परसेंटेज उनके भी हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए सरकार के पास, तो उनके लिए भी एक तीसरी सरकार थी चुना जाता है, स्तर की सरकार। ठीक है, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा जटिल लगा होगा सुनने में आपको, निश्चित रूप से यह जटिल ही है खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, पर यह व्यवस्था काफी सफल रही। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम सा लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 अलग अलग टुकड़ों में बट गया होता। जब उनके यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोप संघ बनाने की फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। समझिए ना, अगर ये दोनों को नहीं ऐसा
जो भी है सुनने में थोड़ा जटिल लगा होगा। अब भला है कि आपके देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। नहीं तो कल को पता चलता कि जैसे कि कुछ मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी वो भी सत्ता में भागीदारी के लिए कहते कि हमारे भी प्रतिनिधित्व क्या हो, समान हो, तब जाके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा है आपके देश का संविधान जो लिखा गया है। कुछ लोग इसे बिना पढ़े बहुत सारे बातें बोल देते हैं, लेकिन आप पढ़िए फिर बोलिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं तभी बोलना है जब आप पढ़ लिए हो। आगे इसमें बोलता है कि श्रीलंका और बेल्जियम की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी सवाल को उन्होंने अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश एकता स्थापित कर सकती है। इस एहसास के कारण ही दोनों पक्ष सत्ता के साझेदारी करने पर श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इसमें यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको भागीदारी ना बनाने का फैसला करता है तो इसके देश के एकता ही संकट में पड़ सकती है, ठीक है। दोनों का एक सिंपल सी, दोनों देशों में अगर कुल मिला के एक चीज का रिजल्ट सामने आता है कि देश को विखंडित ना हो, इसके लिए सभी लोगों को किस प्रकार एकत्र किया जाए, या उसको बलपूर्वक या उसको कुछ दे के, जैसे मूवीज में देखते हो ना कि आप या भैया हमारा केस लड़ने से इनकार कर दो, क्या बोलते हैं कि आप हमारे रास्ते से हट जाओ, इसके लिए आप पैसे ले लो। अगर आप पैसे लेके हट जाते हो तो अच्छा है, अगर आप पैसे लेके नहीं हटते तो उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार कि यहाँ सभी को देश विखंडित ना हो, इसके लिए सबको एकत्र करके रखना है। आपने देखा कि श्रीलंका में जो है गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जबकि बेल्जियम बहुत आसानी से गृह युद्ध को खत्म करके एक दूसरे को आपस में बांध लेता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो बोलता है